हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी। दोस्तों, अभी एग्जाम आने वाला है 2025 में 10th का। तो अभी से मैं अब आपको जो भी VVI क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट का मैं आपको दूंगा। आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर बता दूं कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं आपको और उसका पहला चैप्टर। तो डे 1 में देखिए कि हम किन किन चीजों को सॉल्व करते हैं, यानी कि किस किस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे, जानेंगे और इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि कैसे आप इस चैप्टर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और पूरी चैप्टर आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज जो है हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद, हम इस टॉपिक को पूरे शानदार तरीके से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि इतिहास में हम आज पढ़ेंगे यूरोप का राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप देश के बारे में हमको पढ़ना है। और इसमें है जो राष्ट्रवाद क्या है, कैसे यूरोप की इतिहास आज हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है, ये सब सारी चीजें जब जानेंगे तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी होगी और हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम राष्ट्रवाद पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन भी लिख दिए हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है ना। मैं आपको पहले बताता हूं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। किसी के लिए भी, ये यूरोप के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है, किसी भी एक देश के लिए नहीं है। राष्ट्रवाद जो है सभी देशों में होता है ना। तो मैं आपको राष्ट्रवाद का प्रॉपर परिभाषा बताता हूं। राष्ट्रवाद मीन्स क्या होता है कि किसी भी देश के लोग जो अपने देश की उन्नति प्रगति के लिए एकजुट होकर एक साथ मिलकर कोई काम करता है जिससे राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र का फायदा हो, देश का फायदा हो, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। ये तो लॉजिकली सी छोटी सिंपल सी बातें हो गई। मैंने यहाँ पे परिभाषा के रूप में क्या लिखा है सो देखिए, राष्ट्रवाद क्या है ना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, फीलिंग्स है ना, जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं परस्पर प्रेम का वाहक होती है। राष्ट्रवाद मीन्स क्या हो गया कि चाहे लोग किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह जिस देश का है उसमें अगर वह एकता बनाए हुए है, सभी लोग प्रेम से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे राष्ट्रवाद, ठीक है। आई होप आपको राष्ट्रवाद अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब इसी के साथ जो है हम इसका दूसरा और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी कि जर्मनी में जो है एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था, वहां की बाधा क्या थी। तो सबसे पहली बातें मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों के विचार तो मिलते नहीं है ना। मतलब किसी परिवार की बातें बता रहा हूं, तो वो परिवार क्या होता है, एक साथ चल नहीं पाता, उस परिवार में खुशहाली नहीं होती। उसी तरीके से जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। अपने भारत देश में 28 हैं, उसी तरीके से जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। अब 300 राज्य, 300 प्रकार के लोग, 300 प्रकार के धर्म, सभी का अपना अपना धर्म, अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी सोच, है ना। अब 300 राज्य के जो लोग थे वह अपने हिसाब से काम कर रहे थे। 300 राज्य के लोगों के बीच में एकता नहीं थी, सभी अपने हिसाब से सोचते थे, बोलते थे, करते थे, है ना। तो इसके लिए वहां एकीकरण संभव नहीं था और 300 लोग, राज्य के लोग मिल करके अपने अपने लिए काम करते थे, देश के लिए कोई कुछ नहीं सोचता था।
इसके लिए वहां जर्मनी की जो बाधाएं थी वह यही 300 छोटे बड़े राज्य थे और वहां के लोगों की सोच थी, वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का कमी था। यही मेन बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण की। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे, उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था, जिसके कारण उनमें एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं आया। सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोचते थे, करते थे, इसके कारण कभी भी उनके विचार जो है एक जैसा मिला ही नहीं। उन्होंने कभी एकीकरण करने की सोची ही नहीं, है ना। तो जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज का देखते हैं कि हमारा क्या है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा, मेटरनिक युग क्या है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था ना ऑस्ट्रिया का, उसका नाम था मेटरनिक, है ना। तो मेटरनिक का काम क्या था, हम कैसे मेटरनिक के नाम को एक युग से जोड़ दिए, इसको आप समझिए, है ना। नेपोलियन से जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में नेपोलियन ने जो राज्य जीता, जो देश जीता, उस सब को उथल पुथल कर दिया। तो मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका काम था कि जो नेपोलियन ने जो युद्ध में लड़ा है, जीता है, और जिसके कारण देश इधर उधर हो गए हैं, राज्य जो इधर उधर हो गए हैं, सभी को वापस व्यवस्थित करना, सभी को वापस एक साथ जोड़ना, यह मेटरनिक का काम था, है ना। वहां का जो चांसलर था उसका काम था, और उसने ये काम किया। नेपोलियन के द्वारा युद्ध में जो जीते गए राज्य थे, उस सब को वापस पुनर्व्यवस्थित किया, और यह काम वह किया 1815 से 1848 तक। तो 1815 से 1848 तक का जो समय है, उसको यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है ना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है मेटरनिक युग के बारे में। वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था, है ना। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इसीलिए 1815 से 1848 तक के इस काल को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है ना। तो आप समझ गए मेटरनिक युग क्या है। आज का ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फटाफट इसको समझ गए होंगे। आई होप बहुत जल्द यूरोप में राष्ट्रवाद का डे 2 का वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कल जरूर बताएंगे। मिलते हैं, वीडियो वापस आप तक पहुंचे इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।